गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं डॉक्टर सविता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर पिंटम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है और महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा जो छात्र को देखते हुए ऑनलाइन क्लास का जो निर्णय लिया गया है, तो आप सब लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे। तो चलिए आज की ऑनलाइन क्लास में हम एक टॉपिक लेते हैं, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन से तात्पर्य होता है जब किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ समस्त लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। इसमें हम दृश्य और अदृश्य मदों की समस्त आयात निर्यातों को हम शामिल करते हैं। दृश्य और अदृश्य से क्या तात्पर्य? दृश्य और अदृश्य से तात्पर्य होता है, दृश्य मतलब दिखाई देना, मतलब वस्तुओं का आयात निर्यात, और अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, मतलब सेवाओं का आयात निर्यात। तो इसमें हम दृश्य और अदृश्य मदों की समस्त आयातों निर्यातों को शामिल करते हैं। इसमें एक तरफ लेनदारी की मद होती है और दूसरी तरफ देनदारियां की मद होती है। कुछ मदें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो जैसे वस्तुओं के आयात निर्यात। तो भुगतान संतुलन में वस्तुओं के आयात निर्यात की जो मद होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई देश अपने देश से वस्तुओं का निर्यात करता है विदेशों को, तो वो संबंधित देश की किसमें होता है? लेनदारियों में शामिल होगा। और यदि कोई देश विदेशों से वस्तुओं का आयात करता है तो वो देनदारी की मद में शामिल किया जाएगा। सेवाओं का आयात निर्यात, सेवाओं के आयात निर्यात की जो मद होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। तो यदि कोई देश, जैसे व्यापारिक सेवाएं हैं, विशेषज्ञों की सेवाएं हैं, यदि अपने देश से विदेशों को निर्यात करता है तो वो लेनदारी में हो जाएंगी, पक्ष में शामिल होंगी। और यदि कोई देश इन सेवाओं का विदेशों से आयात करता है तो ये देनदारी की मदों में शामिल होंगी। यात्रियों पर किया जाने वाला व्यय, मतलब यदि कोई देश के जो यात्री होते हैं या जो छात्र छात्राएं होते हैं विदेशों में जाते हैं और अपने देश की मुद्रा को वहां पर खर्च करते हैं, तो वो संबंधित देश की देनदारियों में, क्योंकि इसमें हमारे देश की मुद्रा विदेशों में खर्च हो रही, तो हमारे देनदारियों में रहेगा। और यदि कोई विदेशी से हमारे यहाँ यात्री आते हैं और अपना जो धन है हमारे देश में खर्च करते हैं, तो हमारे देश की देनदारी में शामिल होगा। इसी तरह से सरकारी व्यय होता है कि सरकारी व्यय मतलब कि जो एक देश की सरकार जो अपने विदेशों में जो दूतावास होते हैं और जो सरकारी अधिकारी विदेशी दौरों पर जाते हैं, यदि सरकार उन पर खर्च करती है तो वो हमारी देनदारी में आ जाते हैं। और यदि जो विदेशी सरकार हमारे यहाँ जो विदेशी दूतावास स्थित होते हैं और यदि विदेशी सरकार हमारे यहाँ खर्च करती है इन पर, या विदेशों से कोई सरकारी अधिकारी आते हैं उन पर जो खर्च करती है, तो वो सारी चीजें लेनदारी की मदों में शामिल होते हैं। तो इस तरह से भुगतान संतुलन में जब लेनदारी और देनदारी ये दोनों मदें आपस में बराबर हो जाती हैं तो भुगतान से संतुलित होता है। भुगतान संतुलन का किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति होती है या आर्थिक महत्व में बहुत अधिक इसका महत्व होता है। ये आर्थिक समृद्धि का भी सूचक होता है। यदि लगातार भुगतान से संतुलित है मतलब वो देश आर्थिक प्रगति कर रहा है। फिर इसके अलावा यदि हम दो देशों की आर्थिक स्थितियों में आपस में तुलना करना चाहें तो भी भुगतान शेष की जो मद होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भुगतान शेष हमेशा संतुलित होता है? तो भुगतान शेष जब लेनदारियां और देनदारियां दोनों बराबर होंगी तो संतुलित होगा। तो हमेशा ये संतुलित ही रहे ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार संतुलन स्थापित हो गया और उसके बाद ये असंतुलित होना इसका सामान्य बात है। और यदि असंतुलित हो जाता है तो उसको, जैसे स्वर्ण है, विदेशी मुद्रा है, इन सबके आयात और निर्यात के द्वारा इसको फिर से पुनः संतुलित किया जा सकता है। अब भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न होता है तो क्यों होता है? उसके पीछे क्या कारण है कि भुगतान शेष असंतुलित हो जाता है? तो चलिए हम कुछ कारण देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है भुगतान असंतुलन के कारण। इसमें सबसे पहला लेते हैं हम जैसे विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। भारत जैसे विकासशील देश है, जब विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करता है तो उसको बहुत अधिक मात्रा में पूंजी, मशीन, तकनीकी ज्ञान, इन सब चीजों का उसको विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो एक तरफ उसके आयात बढ़ गए और दूसरी तरफ जब वो अपने देश में विकास कर रहा होता है तो उसको उद्योग धंधों का विकास, सेवा क्षेत्र का विकास, कृषि का विकास, सारे विकास करने होते हैं। तो उसको भारी मात्रा में कच्चा माल है, मशीन है और जो कच्चा माल वगैरह है जिनका वो पहले निर्यात कर देता था, अब उसकी खपत अपने देश में ही होने लगती है। तो एक तरफ उसके निर्यात कम हो गए, दूसरी तरफ आयात बढ़ जाने से उसका भुगतान शेष असंतुलित हो जाता है। फिर दूसरा है जैसे आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब होता है कि यदि किसी देश में जब
विकास शुरू होता है या विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है तो लोगों की राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है। तो वहाँ की उपभोग शक्ति का बढ़ना जो है वो जरूरी है। उपभोग शक्ति बढ़ जाती है। अब जब उपभोग शक्ति बढ़ेगी तो लोग वस्तु सेवाओं की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मांग करेंगे। उस बढ़ी हुई मांग को जो हमारे देश में उत्पादन होता है वो उत्पादन में खपत मतलब जो उत्पादन होता है उसका खपत हमारे देश में ही ज्यादा होने लगता है। इससे हमारे निर्यात कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ यदि हमारे देश का जो उत्पादन है उस बढ़ी हुई मांग को पूरा नहीं कर पाता है तो हमको विदेशों से आयात भी करना पड़ता है। तो एक तरफ निर्यात कम हो गए और दूसरी तरफ हमारा आयात भी कम आयात बढ़ गया। तो ये हमारे भुगतान से इसको असंतुलित कर देता है। फिर तकनीकी परिवर्तनों के कारण जब विकासशील देश विकास करता है तो जो तकनीकी परिवर्तन है उसके कारण हमारे यहाँ उत्पादन तेजी से बढ़ता है। जब उत्पादन की अधिकता हो जाती है तो निर्यात तेजी से किया जाने लगता है और जब निर्यात तेजी से होता है तो निर्यात बढ़ गए और दूसरी तरफ हमको ज्यादा आयातों की जरूरत नहीं पड़ती है तो हमारे आयात कम हो जाते हैं। तो आयात की कम हो जाने और निर्यातों की बढ़ जाने से भी भुगतान से इसमें असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर आयात और निर्यात की मांग की लोच। विकासशील देशों में जो वस्तुओं का वो लोग निर्यात करते हैं विकासशील देश उन वस्तुओं की मांग की लोच कम होती है, उनकी कीमत भी कम होती है। जबकि विकसित देश जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उनकी मांग की लोच भी अधिक होती है और उनकी कीमत भी अधिक होती है। तो यही कारण है कि विकासशील देशों में आयात कम हो जाते हैं, आयात बढ़ जाते हैं और निर्यात उनके कम हो जाते हैं क्योंकि उनको निर्यात से बहुत कम कीमत मिलती है, कम आय की प्राप्ति होती है और आयात में उनको ज्यादा आय खर्च करनी पड़ती है। भुगतान से उनका असंतुलित हो जाता है। फिर जनसंख्या में वृद्धि भी भुगतान से इसमें असंतुलन का एक कारण है। जनसंख्या के बढ़ने से देश में खाद्यान्न उत्पादन और अन्य संसाधनों की जो खपत है वो बढ़ जाती है। तो एक तरफ हमारा क्या हो गया, निर्यात घट गया और फिर भारी मात्रा में हमको विदेशों से आयात भी करना पड़ता है। तो ये भी जनसंख्या का बढ़ना भी हमारे यहाँ भुगतान से इसमें असंतुलन की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। फिर निर्यातों की बुनियादी वस्तुएं मतलब हमारे जैसे भारत जैसे विकासशील देश में जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तो कुछ गिनी चुनी वस्तुओं का ही निर्यात करते हैं और वो भी ज्यादातर कच्चे माल का निर्यात करते हैं। तो इनकी जो कीमत होती है बहुत कम होती है और जबकि जब हम आयात करते हैं तो निर्मित वस्तुओं का आयात करते हैं। निर्मित वस्तुओं का आयात करने के कारण हमारे जो कीमत हमको ज्यादा देनी पड़ती है और हमको बदले में निर्यात से आय की कम प्राप्ति होती है। तो ये भी हमारे भुगतान से इसमें असंतुलन का एक कारण होता है। फिर है व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तों से तात्पर्य ये होता है कि एक देश मतलब वस्तुओं की निश्चित मात्रा के बदले में कितनी वस्तुओं का वो निर्यात करता है। तो यदि व्यापार की शर्तें किसी देश की अनुकूल हैं तो भुगतान से संतुलित रहेगा। यदि भुगतान की जो व्यापार की शर्तें हैं यदि प्रतिकूल हैं तो भुगतान से प्रतिकूल हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह में परिवर्तन। यदि किसी कारणवश हमारे देश से हमारे देश की पूंजी बाहर जाने लगे तो उससे भी भुगतान से क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। भुगतान से इसमें कमी हो जाती है। और यदि किसी कारणवश पूंजी बाहर से हमारे देश में आने लगे तो भुगतान से इसमें सुधार हो जाता है। फिर है हमारा यहाँ मौद्रिक असंतुलन। मौद्रिक असंतुलन में जब मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन भी ये भी भुगतान से इसमें संतुलन की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। मुद्रा स्फीति के समय लागतें बढ़ जाती हैं, निर्यात कम हो जाते हैं और भुगतान मुद्रा संकुचन में हमारे यहाँ उत्पादन की अधिकता होने के कारण आयात हमारे बढ़ जाते हैं और हमारे जो मुद्रा संकुचन में निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात हमारे कम हो जाते हैं। तो ये सारी जो मुद्रा स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो भुगतान संतुलन का एक कारण बनता है। अब यदि भुगतान से इसमें संतुलन उत्पन्न हो गए हैं तो इनको दूर कैसे किया जा सकता है? इनको दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा के अवमूल्यन से तात्पर्य होता है जब किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर दिया जाता है। बाह्य मूल्य कम कर देने से हमारे जो निर्यात होते हैं वो विदेशों में सस्ते हो जाते हैं तो हमारे निर्यात बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ आंतरिक मूल्य ऊंचा होने के कारण विदेशी जो आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं तो आयात कम हो गए और निर्यात बढ़ गए तो हमारा जो भुगतान से असंतुलित होता है वो सही हो जाता है। दूसरा है मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन में मुद्रा की मात्रा में कमी के द्वारा भुगतान से इसको सुधारा जाता है क्योंकि जब मुद्रा की कमी हो जाती है तो लोगों के पास लोग वस्तु सेवाओं की कम मात्रा में मांग करते हैं और हमको विशेष आयात करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और साथ ही
हमारे पास उत्पादन अधिक हो जाता है, जिसका हम विदेशों में निर्यात भी कर सकते हैं और भुगतान शेष में सुधार हो जाता है। फिर तीसरा है कि आयातों को कमी करना। भुगतान शेष में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें आयातों को कमी करके भी हम सुधार सकते हैं। आयातों में कमी कई तरीकों से, या तो आयात करों को बढ़ा दिया जाए, नए कर नहीं लगे हैं तो नए करों को लगा दिया जाए, लाइसेंस प्रणाली, कोटा प्रणाली, और जैसे आयातों को निषेध करके या एक पक्षीय द्विपक्षीय कोटा प्रणाली, इन सब चीजों को अपनाकर हम आयातों में कमी करके हमने भुगतान शेष को सुधारा जा सकता है। फिर इसके अलावा है जैसे निर्यातों में वृद्धि। निर्यातों में वृद्धि का है कि यदि कोई देश अपने देश के निर्यातों को बढ़ा ले, उसके लिए सरकार भी प्रयास करती है। जैसे कि निर्यात वस्तुओं की मांग का पता लगाना कि किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है, करों में छूट देना और निर्यात वस्तुओं की मांग की लोच का पता करना, और बहुत तरह की उनको कच्चे माल में सुविधा और बिजली की करों में छूट देना, ये सारी सुविधाओं को अपनाकर यदि हम निर्यात को बढ़ा दिया जाता है तो भी निर्यात बढ़ जाने और आयात के कम हो जाने से भुगतान शेष में संतुलन को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा विनिमय नियंत्रण से तात्पर्य होता है कि जब सरकार के द्वारा विदेशी मुद्रा को या विदेशी विनिमय बाजार को जब नियंत्रित किया जाता है, या जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब आर्थिक शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य न करने दिया जाए और उन पर हस्तक्षेप किया जाए, तो वो विनिमय नियंत्रण कहलाता है। तो विनिमय नियंत्रण के बहुत सारे तरीके अपनाकर, जैसे विनिमय दर को ऊंचा या नीचा रख के और स्वर्ण के द्वारा, इन सब चीजों के द्वारा भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है। फिर इसके अतिरिक्त है जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते। बहुपक्षीय समझौते में जब दो देश की जो सरकार होती है, या दो से अधिक देश की सरकार भी आपस में समझौता कर ले कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित मात्रा में ही वस्तु सेवाओं का वो आयात और निर्यात करेंगे, तो भी अपने भुगतान संतुलन को वो आराम से सुधार सकते हैं। फिर इसके अलावा अदला बदली प्रथा, जिसको हम कहते हैं, प्राचीन समय में जो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में हम भुगतान संतुलन को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें हम जितनी मात्रा में किसी देश से आयात करेंगे, ठीक उतनी मात्रा में हम निर्यात कर देंगे, तो भुगतान शेष का असंतुलन उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं होता है। फिर इसमें राज्य व्यापार, यदि भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न हो गया है तो सरकार क्या करती है किसी देश की, कि सारा जो व्यापार है वो अपने नियंत्रण में ले लेती है। फिर कितनी मात्रा में आयात करना, कितना निर्यात करना, ये सरकार तय करती है। तो जो अनावश्यक आयात है, सरकार उनको पूर्ण रूप से बंद कर देती है और केवल जरूरी जो आयात होते हैं केवल उन्हीं को अनुमति प्रदान करती है और निर्यात बढ़ाने का प्रयास करती है। तो भुगतान शेष अपने आप सुधर सकता है। फिर प्राथमिकता संबंधी समझौते मतलब यदि दो देश की सरकार आपस में समझौता कर ले, तो यदि देश एक दूसरे से समझौते के आधार पर यदि व्यापार करते हैं, तो जो देश से समझौता होता है उसको वो प्राथमिकता प्रदान करती है, उनको करों में छूट देती है और जो घाटे की वित्त व्यवस्था या भुगतान शेष में असंतुलन को सुधारने के लिए उनको मदद करती है। तो इस तरह से भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है। फिर इसके अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना वो हमारा निर्यात के समान होता है, क्योंकि जब यदि हम अपने देश में विदेशी पर्यटन स्थल और घूमने फिरने की जगहों का खूब अच्छा विकास कर लेते हैं और ये सारे पर्यटन जो स्थल होते हैं अच्छे से विकसित हो जाते हैं और बाहर से ज्यादा मात्रा में विदेशी हमारे यहाँ आते हैं घूमने, तो वो अपने देश की मुद्रा हमारे देश में खर्च करेंगे, जो कि हमारे देश के निर्यात के समान होते हैं और ये हमारे देश में भुगतान शेष में यदि असंतुलित है तो उसको आराम से संतुलित किया जा सकता है। तो भुगतान संतुलित होना किसी भी देश के लिए उसकी मतलब आर्थिक स्थिति का, एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का परिचायक होता है। तो भुगतान शेष में यदि असंतुलन है तो इन उपायों के द्वारा उसको संतुलित किया जा सकता है। तो भुगतान शेष ज्यादातर संतुलित रहता ही है। थैंक यू।